Greetings student, in this part we will discuss about a new conservatism after 1815. कंजर्वेटिज्म का हमें पता ही है क्या। जैसे तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक कंजर्वेटिव, रेडिकल्स और लिबरल। तो उनमें से जो कंजर्वेटिव वो था जो पास्ट की चीज़ों में बिलीव करता था, पास्ट इन द सेंस जो उन्होंने इंजॉय किया था उन चीज़ों में तो डेफिनेटली वो बिलीव करेगा और वो चाहेगा कि सोसाइटी में चेंज ही ना हो किसी भी तरीके का। तो उसमें डेफिनेशन के तौर पर दिया भी है कंजर्वेटिज्म क्या, अ बिलीफ इन द प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन एंड द इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल सेटअप, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली। इन्हीं चीज़ों के बिलीव में था। अब 1815 के बाद की बात क्यों कर रहे हैं? 1815 तक जो है नेपोलियन है। 1815 में नेपोलियन को हरा दिया जाता है। 4 कंट्रीज मिलकर उसके अगेंस्ट फाइट करती हैं, ब्रिटेन, रसिया, प्रेसिया, ऑस्ट्रिया। इन चारों को डर लग रहा था कहीं ना कहीं नेपोलियन के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो उनके टेरिटरी को भी अपने टेरिटरी में यानी फ्रांस में ऐड कर लेगा। अकेले अकेले उसे जीतना पॉसिबल नहीं था। वोटरलू में ये सभी मिल गए और इन्होंने उसको हरा दिया। उसके बाद वोटरलू में एक मीटिंग होती है जिसको ट्रेटी ऑफ वियना बोला गया है। 1815 में ये हुई है। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक इसके होस्टर थे। उन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया था। नेपोलियन द्वारा जितने भी चेंजेस किए गए थे उन चेंजेस को रिमूव करना इसका प्राइमरी पर्पज था। और भी बहुत सारे डिसीजन इसमें लिए गए थे। जो स्टेट्स नेपोलियन ने छीन लिए थे पड़ोसी देशों से, नेबरिंग कंट्रीज से, उनको वापस ले लिया गया। दोबारा से मोनार्की स्टैब्लिश कर दी गई। बुर्बो डायनेस्टी को वहां इस्टेब्लिश कर दिया गया और जिन जिन एरियाज पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था वो उससे वापस ले लिए गए। फ्रांस की जो सीमाएं थी या बॉर्डर थे उसके ऊपर नए स्टेट्स बना दिए गए। नॉर्थ साइड में नीदरलैंड नाम का एक न्यू स्टेट बना दिया गया और उसमें जो है बेल्जियम भी शामिल था। साउथ में उसके पिडमोंट को जिनेवा में ऐड कर दिया गया। उसके पश्चिम डायरेक्शन की बात हम करें तो वहां पर भी जो है नए नए एरियाज को ऐड कर दिया गया। ऑस्ट्रिया को जो है नॉर्थ में इटली के कंट्रोल में दे दिया गया। मगर जो 39 स्टेट का एक यूनियन बनाया था उस यूनियन को सेम एज इट इज रखा गया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, मैं बता देता हूं। रिस्टोरेशन ऑफ बुर्बो डायनेस्टी हो गया। टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय द टेकन बैक जो नेपोलियन ने ली थी। प्रिवेंटेड द फ्रेंच एक्सपेंशन इन द फ्यूचर, अब वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रेसिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरी ऑन द इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इंक्लूडिंग सैक्सनीज। ऑस्ट्रिया कंट्रोल नॉर्दर्न इटली और नो चेंज इन जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। जो 39 स्टेट का एक ग्रुप बनाया गया था, बड़ा यूनियन बनाया गया था, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। और जो रसिया है उसको पोलैंड मिल गया। 1815 में जो गवर्नमेंट बनी है, अब ये फीचर्स ऑफ द कंजर्वेटिव रीजन्स बोल सकते हैं। ऑटोक्रेटिक है, नो टॉलरेंस टू क्रिटिसाइज एंड डिसेंट, बर्दाश्त नहीं करेगी क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को। नो क्वेश्चनिंग अबाउट द गवर्नमेंट एंड सर्व द सेंसरशिप। अब न्यूज़पेपर वगैरह जो कुछ है उनके ऊपर भी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। जो कुछ भी प्रिंट होगा वो राजा की परमिशन से होगा, किंग की परमिशन से प्रिंट होगा। इतनी सारी चीज़ें पाबंदियां तो लगा दी, फिर भी लोगों के अंदर क्या हुआ? उन्होंने तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा था ना, वो जो मेमोरी थी उनके माइंड में थी। प्रोटेस्ट करना लोगों ने फिर भी जारी रखा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्या किया? रिवोल्यूशनरीज ने क्या किया? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड अपोज द कंजर्वेटिज्म। सीक्रेट ग्रुप बना दिए गए, छुप छुप कर काम करना स्टार्ट कर दिया रिवोल्यूशनरीज ने ताकि कंजर्वेटिव को वहां से भगाया जा सके। मेजिनी अपोज द मोनार्की। मेजिनी एक लीडर है, उसने जो है उसके खिलाफ आवाज उठाई, कंजर्वेटिज्म के खिलाफ। जो जुप्से मेजिनी है
ये इटली का रहने वाला है और इनका जन्म जो है जिनेवा में 1807 में हुआ था। कार्बोनेरी नेम का एक जो सीक्रेट ग्रुप इसने बनाया था और लिगुरिया रिवोल्यूशन हुआ था जब ये युवा था और उसमें इसको अरेस्ट करके जो है बाहर भेज दिया था देश से। ही वॉज ओनली ऑफ 24 ईयर एट दैट टाइम। और इसने 2 और अलग यूनियन संगठन बनाए थे। यंग इटली मार्साई में बनाया था, यंग यूरोप भी बनाया था जो बर्न में इन्होंने बनाने का काम किया था। अब इनका मानना था कि जो कुछ भी गिवन है या जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी गॉड द्वारा गिवन है, गॉड गिफ्टेड है, इसलिए ह्यूमन बीइंग का उसके ऊपर किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये इटली का यूनिफिकेशन चाहने वाला था। कौन? जुप्से मेजिनी। और क्या है? मेजिनी विव्ड द नेशन टू बी नेसेसरी फॉर द ह्यूमैनिटी, यानी नेशन को ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहिए। इंस्पायर्ड द अदर सीक्रेट सोसाइटी, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, अलग अलग हिस्सों पर उनको इंस्पायर किया। जिप्से मेजिनी जॉइंड वन सच सोसाइटी ऑफ कार्बोनेरी ग्रुप, उसने ज्वाइन कर ली थी। और यंग इटली जो मैंने अभी बताया ही है और यंग यूरोप दोनों इसने बनाई थी। और कंजर्वेटिज्म के खिलाफ इसने फाइट किया था अपने आप को। और ड्यूक मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे उन्होंने मेजिनी के लिए एक शब्द बोला था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है जुप्से मेजिनी को माना था ड्यूक मेटरनिक ने। बात करेंगे हम द रिवोल्यूशन ऑफ 1830 टू 1848। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग है यहाँ, हंगर है, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट भी है यहाँ। एंड द रिवोल्ट ऑफ लिबरल 1848 में हुआ था, उसके बारे में भी यहाँ डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ है वो जुलाई में हुआ है 1830 में। बुर्बो डायनेस्टी का जो राजा था उसको 1815 के बाद क्या कर दिया गया था? राजा बना दिया गया था। किसने बनाया था? ड्यूक मेटरनिक ने बनाया था और दूसरी 4 कंट्रीज थी उन्होंने बनाया था उसको। अब दोबारा से रिवोल्यूशनरी ने उसको वहाँ से हटा दिया। 1830s की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो 1815 में जब उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो है इंस्टॉल किया गया। लुई फिलिप्स को उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का हेड बनाया गया। इसके बीच में ड्यूक मेटरनिक ने फिर एक स्टेटमेंट दी थी फ्रांस से रिलेटेड, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट यूरोप कैचेज कोल्ड, यानी जब फ्रांस को छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। इसका मतलब ये था फ्रांस को जो मतलब छेड़खानी करेगा, अटैक करेगा तो पूरा यूरोप उसका भुगतान करेगा। जुलाई जो रिवोल्यूशन था उसके बाद ब्रसेल में भी जो है रिवोल्ट हो गया, विद्रोह हो गया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से वो अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग क्या हो गया? ब्रसेल यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। और इस इवेंट की वजह से जो है नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे यूरोप में फैल गई। ग्रीक जो है एक कंट्री है, उसने भी अपने आप को जो है अपने आप को फ्री करने के लिए जो है कोशिश करनी जो है उसने स्टार्ट कर दी थी। जो 15वीं सेंचुरी थी, 15th सेंचुरी से जो है ओटोमन एम्पायर का जो पार्ट था, यानी 15th सेंचुरी से ही ओटोमन एम्पायर का पार्ट था ग्रीक। 1828 के स्टार्टिंग से ही उन्होंने जो है रिवोल्ट या स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था। किसके लिए? फ्रीडम के लिए। आगे लिखा है, द नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर्स ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो मैनी वेस्ट यूरोपियन हैड द सिंपैथी फॉर द एनिसेंट ग्रीक कल्चर, यानी यूरोप के दूसरे हिस्सों से भी उनको सहानुभूति मिली और लोगों ने उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर एक बड़ा रोचक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो पोइट थे, आर्टिस्ट थे, उन सभी ने जो है उसका के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। एक ब्रिटिशर थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने जो है धन इकट्ठा किया, मनी कलेक्शन की और वो सारी की सारी युद्ध में लगा दी। और 1824 में जो है फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और लास्ट में आके जो है द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 के अकॉर्डिंग ग्रीक यानी ग्रीस को
इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया। स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। अप टू 13 पेज you have to read out. If is there any doubt, any problem, you can discuss me. Thank you. Have a nice day.